गाइस, दिस इज़ अदिति। वेलकम टू आईएस पॉइंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति। आप देख रहे हैं प्राकृतिक वनस्पति मतलब क्या होता है। वो वनस्पतियाँ यानी कि पेड़ और पौधे जिन्हें हम पानी नहीं भी देते हैं, मतलब जो बिना किसी मानव हस्तक्षेप के लंबे समय तक फलते तथा फूलते हैं। ठीक है, ऐसे पेड़ों को प्राकृतिक वनस्पतियाँ कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पतियाँ कहते हैं। आप अक्सर घूमने गए होंगे घर से दूर, कभी पिकनिक पे, कभी ज़ू में तो मतलब जो गमले में लगे होते हैं या फिर जो देखे होंगे आप लाइन से लगे होते हैं, मोस्टली फ्लावर वाले प्लांट और कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स। तो वो प्लांट प्राकृतिक नहीं होते हैं, वो आर्टिफिशियल होते हैं। जो आजकल लगे होते हैं, कहीं भी आप घूमने जाते हैं तो वो एकदम एक सीध में रहते हैं ना, दोनों तरफ, वो प्लांट आर्टिफिशियल प्लांट्स उन्हें कहते हैं क्योंकि वो बनाए गए हैं, वो ऐसे हैं नहीं, मतलब उन्हें मानव ने निर्मित किया है कई सारे प्लांट्स को मिलाकर। ठीक है, लेकिन पहले वो प्लांट नहीं थे, इसीलिए उन्हें आर्टिफिशियल प्लांट्स कहते हैं। वाइल्ड जो जंगल में उगते हैं, जैसे आप कभी जंगल में गए होंगे या फिर ज़ू में भी गए होंगे, तो जहाँ शेर रहते हैं अंदर, वहाँ आपने देखा होगा जो बड़े बड़े घने पेड़ होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल फ्लावर्स नहीं होते, हाँ पर कुछ में होते हैं फ्लावर्स। तो वो जो पेड़ होते हैं वो प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें पानी देने तो कोई नहीं जाता ना, वो अपने आप ही फलते फूलते हैं। अपना पानी भी वो खुद ही एब्जॉर्ब करते हैं ज़मीन से अपने रूट की सहायता से, तो इसलिए उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि जो वन होते हैं, वन यानी कि फॉरेस्ट, तो वन या फॉरेस्ट के कितने सारे प्रकार होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की, कहीं ये काली मिट्टी पाई जाती है, कहीं पे जलोढ़ मिट्टी होती है, कहीं पे बलुई मिट्टी पाई जाती है, कहीं पे लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है। तो मिट्टी अलग अलग है, वेदर्स अलग अलग हैं, रहने वाले लोग बहुत डिफरेंट हैं, तो प्लांट्स भी डिफरेंट होते हैं। एक समान प्लांट यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। हाँ, लेकिन कुछ प्लांट होते हैं जिन्हें आप देश के लगभग सभी कोनों में उगा सकते हैं। जैसे कि तुलसी को ही ले लीजिए आप, मतलब हर घर में ही देख लेंगे आप इंडिया के, तो वो एक ऐसा प्लांट है जो कहीं भी उग जाता है। ठीक है, लेकिन वो वनों में नहीं आता है, वो एक छोटा सा पौधा होता है। ठीक है, तो देखेंगे, लेकिन देखिए जैसे तुलसी ही है, अगर आप उसे यूपी में देखेंगे तो उतनी बड़ी बड़ी तुलसियाँ नहीं होती हैं, लाइक थोड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी तुलसियाँ नहीं देखी होंगी आपने। लेकिन वही अगर आप वृंदावन में देखेंगे तो वृंदावन में जो तुलसी का पौधा होता है वो पेड़ के रूप में है। वृंदावन में जो वन है एक, वृंदावन में जो प्रेम मंदिर है उसके पीछे जो वन है, उसमें जो तुलसी के पेड़ हैं वो एक वृक्ष की भांति बड़े बड़े होते हैं। तो जब चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट जगह पे होती हैं तो उनकी ग्रोथ भी डिफरेंट तरीके से होती है। जैसे आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हम यहाँ नहीं पढ़ पा रहे हैं, अगर हम दिल्ली में होते तो हम अच्छे तरीके से पढ़ लेते, कहते हैं ना सारे लोग। क्यों कहते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है कि घर पे कोई पढ़ नहीं सकता, बट एक्चुअली क्या होता है कि जब आप घर पे पढ़ते हैं तो डिस्टर्बेंस काफ़ी होती है, और वो सब हो ना हो, घर पे आपको कितने बच्चे मिलेंगे आपके साथ पढ़ते हुए, एक तरह का जो मोटिवेशन होता है वो चाहिए होता है। लेकिन अगर आप वो मोटिवेशन खुद आपके अंदर है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि ठीक है दिल्ली में आपको बहुत सारे बच्चे दिख जाएंगे, अपने जैसे हज़ारों करोड़ों की संख्या में बच्चे पढ़ते हुए दिखेंगे, तो आप शायद उन्हें देख के पढ़ने लगे। ठीक है, लेकिन आप ये इमेजिन भी तो कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक एग्ज़ाम के लिए लगभग लाखों की संख्या में फॉर्म्स आते हैं,
लाखों के मतलब लैक्स ऑफ पीपल जो हैं उसी एक ही एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं। एक पोस्ट पे लगभग हज़ारों बच्चों के बीच कंपटीशन होता है। ये तो सच्चाई है ना, इमेजिन करने की क्या बात है, ये रियलिटी है आज की। तो आप ऐसा ही सोचें। और अगर आप घर में उस टाइप का एटमॉस्फेयर बना पाते हैं, उस टाइप का एटमॉस्फेयर मतलब जितना घंटे आप पढ़ रहे हैं उतने घंटे शांति है, जब भी आप बैठ के पढ़ रहे हैं आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस तो होती रहती है। जिससे आप ही अगर दिल्ली में रहते हैं तो आपको खाना खुद बनाना पड़ेगा, या मान लीजिए बाहर भी खा रहे हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम लेके जाना होगा ना वहाँ पे। लेकिन घर पे क्या होता है, मम्मी खुद ही ला के दे देती है। तो कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट्स तो घर पे भी रहने के होते हैं। तो जो लोग सोचते हैं सिर्फ दिल्ली में ही जाके पढ़ाई होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत से टॉपर्स हैं जिन्होंने मतलब जो दिल्ली गए ही नहीं, जो बहुत ही कम गए दिल्ली, लेकिन फिर भी उन्होंने एग्ज़ाम पास आउट किया है। आपको मेंस के लिए तो जाना ही है दिल्ली, क्योंकि मेंस का एग्ज़ाम अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मेंस का एग्ज़ाम वहाँ तो होगा नहीं, वो सिर्फ दिल्ली में ही होता है। तो फिर उस टाइम ही आप जाइए, और मतलब मान लीजिए 20 डेज़ पहले जाइए, क्योंकि ये अच्छा होगा। और मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं वो देने के लिए जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी ज़रूरत है, जिससे आपको अपने अंदर सुधार करने का काफ़ी मौका मिलेगा। और आप जान पाएंगे कि जो लोग आपसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, आप उन क्वेश्चन का जवाब किस तरीके से दे सकेंगे। तो इसलिए आप जा सकते हैं, बट कुछ दिनों के लिए। मेंस के एग्ज़ाम के लिए तो जाना ही है, उसके 20 डेज़ पहले चले जाएं। एग्ज़ाम दे दिया तो 2-3 दिन रुक जाएं, एग्ज़ाम दे के एक दिन अच्छे से काम डाउन होके देन फिर इंटरव्यू दे दें, खुद को एक बार देख लें अच्छे से। और जब हम प्रेपरेशन करते हैं तो सिर्फ प्रीलिम्स के बेसिस पे नहीं, दोनों के बेसिस पे प्रेपरेशन कीजिए। देखिए प्रीलिम्स में क्या होता है, एमसीक्यूज़ आते हैं, ठीक है, और मेंस में रिटन आंसर्स आते हैं। प्रीलिम्स में लोग क्या कहते हैं, अंडर द सन कुछ भी आ सकता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, लाइक अगर मान लीजिए मैंने आपको एक बुक दे दी और हमने कहा कि आप इसके एमसीक्यूज़ लर्न कर लीजिए, कल एमसीक्यूज़ हम पूछने वाले हैं, तो ये भी तो हो सकता है ना कि हम एमसीक्यूज़ बना के पूछे रिटन आंसर्स में से। तो अगर आप रिटन आंसर को और एमसीक्यू दोनों को अच्छे से पढ़ लें तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो उसी तरीके से अगर आप मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ें तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए आपके फेवर में होगा, और वो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको नॉलेज एक तरह से नॉलेज ज़्यादा ही मिलेगी। आपको ये नहीं लगेगा कि प्रीलिम्स में हमने कम पढ़ा है, क्योंकि जब तक आप एग्ज़ाम में बैठेंगे ना, जिस दिन तक आप एग्ज़ाम की सीट पे बैठ ना जाओ तब तक यही लगने वाला है कि हमने कम ही पढ़ा है, इसमें कितना भी पढ़ लें वो कम ही रहता है। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ें, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद मेंस में कितने टाइम में रहते हैं, कुछ ही समय रहता है। उस टाइम पे आप एकदम अच्छे से रिवीजन कीजिए, रोज़ टेस्ट सीरीज़ लगाइए, रोज़ टेस्ट पेपर्स लगाइए, एनहांसमेंट कीजिए। लेकिन लर्निंग का काम प्रीलिम्स के बाद करना मुझे नहीं लगता सही होगा। तो प्रीलिम्स के पहले ही प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से पढ़ लें, उसके बाद फिर रिवीजन स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो आप देखिए हमने कितनी सारी बातें कर ली। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। आई नो आज थोड़ा वॉइस शायद मेरा अजीब लगे, एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, तो इसलिए मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। तो आप लोग मत लिखिएगा कमेंट में कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं। आई नो मैं नहीं हूँ, लेकिन कल से शायद मैं ठीक हो जाऊँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वनों के प्रकार। तो जैसा कि आप देख रहे हैं वन कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के, ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। सदाबहार नाम से ही आप समझ गए होंगे क्या होता है। ये जो वन होते हैं ये पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर यानी उत्तर पूर्वीय क्षेत्र पर, पहाड़ियों पर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आदि में पाए जाते हैं।
यहाँ वर्षा जो होती है ना वो लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और औसत वार्षिक तापमान देखा जाए तो वो 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। उष्णकटिबंधीय वन सघन और परतों वाले होते हैं और अधिक जहाँ भूमि के नज़दीक झाड़ियाँ और बेलें होती हैं। जहाँ भूमि के नज़दीक काफ़ी सारी झाड़ियाँ और बेलें होती हैं। इनके ऊपर छोटे कद वाले पेड़ और सबसे ऊपर लंबे कद वाले पेड़ होते हैं। इन वृक्षों में मतलब इन टाइप के वनों में देखें तो जो वृक्ष हैं उसकी लंबाई लगभग 60 मीटर या उससे भी अधिक हो सकती है। चूँकि इन पेड़ों के पत्ते झड़ने, फूल आने और फल लगने का समय अलग अलग है, इसीलिए ये वर्ष भर हरे हरे दिखते हैं। इनमें पाए जाने वाली मुख्य वृक्ष प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं? रोजवुड है, महोगनी है, एनी है और एबनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अर्ध सदाबहार वन क्या होते हैं? इन्हीं क्षेत्रों में ये मतलब थोड़े से अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये मिश्रित होते हैं, यानी ये वन सदाबहार भी होते हैं और अर्धपर्णपाती भी होते हैं। इनमें मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं? साइडर है, होलक है और कैल है। इसीलिए मतलब अंग्रेज़ जब आए ना तो भारत में वनों की आर्थिक महत्ता को समझते ही थे, इसलिए उन्होंने इसका बड़े पैमाने पर दोहन शुरू कर दिया। इससे वनों की जो संरचना है वो भी बदलती चली गई। गढ़वाल और कुमाऊं में पाए जाने वाले ओक के स्थान पर चीड़ के पेड़ उगाए गए जो रेल की पटरी बिछाने के लिए आवश्यक थे। देखिए, जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए उससे पहले यहाँ पे पेड़ उगते थे, उनका आर्थिक तौर पर यूज़ ज़्यादा नहीं होता था, तो इसलिए हम लोग को महत्व की जानकारी नहीं थी। लेकिन जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने देखा कि कौन कौन सी लकड़ी है जो कि इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए किसी प्लांट की लकड़ी से फर्नीचर बनता है तो लोग उसी प्लांट की लकड़ी लगाना पसंद करते हैं ना। आजकल आपने देखा होगा जिसके पास ज़मीन होती है वो सागौन के पेड़ लगवा लेते हैं 2-3 और ऐसे पेड़ लगवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपना प्रॉफिट देखते हैं कि हमें क्या फ़ायदा होगा इससे। तो जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने भी यही किया, तो उन्होंने बहुत सारे पेड़ हटा के वो पेड़ लगवाए जिन पेड़ों का उन्हें काम था। जैसे चीड़ के पेड़, उनकी लकड़ी पटरी आदि बनाने में काम आती थी तथा फर्नीचर आदि के लिए उन्होंने यूज़ किया और अत्यधिक दोहन किया। चाय, कॉफ़ी और रबड़ का बागान लगाने के लिए भी उन्होंने वनों को साफ कर दिया। लकड़ी क्या होती है? ऊष्मा की रोधक होती है, इसीलिए उन्होंने इसका जो उपयोग था इमारत बनाने में भी भरपूर मात्रा में किया। इस तरह संरक्षण को भूलकर वो केवल वनों का एक व्यापारिक इस्तेमाल शुरू कर दिए थे। अब दूसरा देखते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये भी भारतवर्ष में ही पाया जाता है। ये वन बहुतायत में पाए जाते हैं। इन्हें मॉनसून वन भी कहा जाता है। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा जो है वो 70 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। जल उपलब्धता के आधार पर देखा जाए तो इन वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? जैसे महुआ हो गया, आंवला हो गए, सोमल, कुसुम और चंदन। शुष्क पर्णपाती वन जो होते हैं वो देश के कुछ विस्तृत भागों में ही मिलते हैं, जहाँ जो वर्षा है ना वो 70 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। आर्द्र क्षेत्रों की ओर ये वन आर्द्र पर्णपाती और शुष्क क्षेत्रों में ये कांटेदार होते हैं। ये अधिक वर्षा वाले भाग जैसे यूपी, बिहार आदि जगहों पे भी पाए जाते हैं। अधिक वर्षा वाले
प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर भारत के मैदानों में ये वन पार्कनुमा भूदृश्य बनाते हैं। तथा इनके मुख्य पेड़ कौन से हैं? अमरतलाश हो गए, पलाश के पेड़ हो गए, बेल हो गया, खैर हो गया, एक्सेट्रा। तीसरा देखते हैं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। नाम से आप समझ गए होंगे, कांटेदार मतलब इनमें कांटे खूब सारे होते हैं। तो जो कांटेदार वन होते हैं उनमें कांटे क्यों होते हैं आपको पता है? वो पानी को एब्जॉर्ब न कर सके इसीलिए उनमें स्पाइंस निकल जाते हैं। कांटों को इंग्लिश में स्पाइंस कहते हैं। जैसे कैक्टस आपने देखा होगा, नागफनी का पौधा आपके घर के आसपास होगा, तो ये भी पानी को स्टोर करता है क्योंकि ये राजस्थान का पौधा है। मतलब ये ऐसा पौधा है जो कि शुष्क स्थानों पर उगता है, जहाँ पे जो वर्षा है वो बहुत कम होती है तथा पानी भी बहुत ही कम उपस्थित होता है। तो इसके जो रूट होते हैं यानी कि इसकी जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और लंबी होती हैं, जिससे कि ये पानी को एब्जॉर्ब कर सकें। और इनका जो लीफ, इनमें लीफ तो पाए नहीं जाते, इनके जो लीफ हैं कहा जाता है कि वो परिवर्तित हो गए, इसे अडेप्टेशन कहते हैं। आपने पढ़ा होगा, देखिए साइंस मैं पढ़ा रही हूँ आई नो, बट साइंस भी इम्पॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक एक अलग ही सिलेबस है यूपीएससी का, आप जानते हैं, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। अडेप्टेशन मतलब होता है कि परिस्थिति के अनुसार ढल जाना। जैसी इंसान की परिस्थिति होती है, इंसान उसी तरीके से जो ढल जाता है उस क्रिया को ही अडेप्टेशन कहते हैं। तो सिर्फ इंसान ही नहीं, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु भी ये क्रिया करते हैं। जैसे मान लीजिए राजस्थान के पेड़ को यहाँ उगा दिया गया तो उसमें कम कांटे निकलते हैं, वाइल आप राजस्थान में देखेंगे तो उसकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होती है और कांटे भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। वो कांटे उसके ऊपर सिर्फ इसीलिए पाए जाते हैं ताकि मतलब ट्रांसपिरेशन एक क्रिया होती है पेड़ों में, जिससे जो पेड़ के पत्तों पे से पानी बूंद के रूप में निकलता है। तो उससे बचने के लिए उनके पत्तों पर मतलब उनके जो लीव्स हैं वो कांटों में परिवर्तित हो गए हैं, वो अडेप्टेशन है। और उनका पत्ता जो होता है आपने देखा काफ़ी फ्लैशी होता है, मांसल होता है। आप देखे होंगे बहुत मोटे मोटे पत्ते होते हैं नागफनी के, तो वो उनके अंदर जल पानी भरा होता है पूरा, वो पानी को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा लगभग 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इन वनों में कई प्रकार के घास और झाड़ियाँ शामिल हैं। इनमें दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, यूपी के अर्ध शुष्क क्षेत्र भी शामिल हैं। इन वनों में जो पौधे रहते हैं वो लगभग पूरे वर्ष पर्णहरित रहते हैं और झाड़ियों जैसे लगते हैं। इनमें पाए जाने वाली मुख्य प्रजातियाँ कौन सी हैं? बबूल है, बेर है, खजूर है, खैर है, एक्सेट्रा। तो आपने बेर का पेड़ देखा होगा, उसमें भी काफ़ी सारे कांटे होते हैं और वो वर्ष भर हरा रहता है। अब हम देखेंगे पर्वतीय वन। पर्वतीय वन भी देखिए नेम से ही डिफाइन हो रहा है। पर्वतीय वन मतलब होता है वो वन जो ऊंचाई पर पाए जाते हैं। और ऊंचाई पर क्या क्या चीज़ें उपस्थित होती है? पहला तो तापमान घट जाता है, इसीलिए प्राकृतिक वनस्पति मतलब इन पेड़ों में भी कई सारे बदलाव होते हैं। जैसे ये दो प्रकार के होते हैं, उत्तरीय पर्वतीय वन और दक्षिणीय पर्वतीय वन। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ देखा जाए तो टुंडा आदि में पाए जाने वाली प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। हिमालय के गिरिपद पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके बाद देखा जाए तो 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वीय भारत की उच्चतर पहाड़ी श्रृंखलाओं और पश्चिम बंगाल और उत्तरांचल के पहाड़ी इलाकों में चौड़े पत्तों वाले ओक और चेस्टनट जैसे सदाबहार वन पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में 1.500 से 1.75
0 मीटर की ऊंचाई पर व्यापारिक महत्व वाले चीड़ के वन पाए जाते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग में देखा जाए तो एक बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन भी पाए जाते हैं। देवदार को आपने देखा होगा, बहुत से धार्मिक ग्रंथों में इनका नाम है और कुछ पुरानी पोएम्स में भी, क्योंकि ये जो पेड़ है इसकी लकड़ी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है, जो कई सारे निर्माण के कार्य में उपयोग होती है और हस्तशिल्प आदि में भी इसका उपयोग होता है। तो आज हम वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल आगे फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।